हेलो दोस्तों आज हम करेंगे आर्टिकल नंबर 16 पॉलिटी का आर्टिकल नंबर 16। अभी हम राइट टू इक्वलिटी में 3 आर्टिकल कवर होते हैं 14, 15 एंड 16। अर्लियर 14 एंड 15 हम कंप्लीट कर चुके हैं। अभी आर्टिकल 16 इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है। 15 और 16 में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, आज उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं आर्टिकल 16 की। देखिए आर्टिकल 16 में लिखा हुआ है राइट टू इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। देखिए यहाँ पर स्पेसिफिक वर्ड यूज किया गया है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड इक्वलिटी के बारे में हमें आर्टिकल 16 में जानकारी मिलती है। तो इसमें पहले पॉइंट है रेस, रिलीजन, रेजिडेंस, सेक्स, कास्ट, डिसेंट एंड प्लेस ऑफ बर्थ। इन सभी के बेस पर, इन सभी के आधार पर आप जो है किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप कोई भी किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। इसमें ऑलरेडी आर्टिकल 15 में सेक्स, कास्ट तक, यहाँ से रेस, रिलीजन, रेजिडेंस, सेक्स और कास्ट तक ऑलरेडी कवर था, लेकिन इसमें 2 शब्द नए ऐड हुए, डिसेंट और प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। तो इसके बाद है इंडियन सिटीजन्स ओनली, मतलब इसका कहने का मतलब आर्टिकल 16 सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए वैलिड है, ना कि फॉरेनर्स। कोई विदेशी नागरिक यहाँ आके नहीं कह सकता कि मुझे भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में राइट टू इक्वलिटी है, सेम अवसर मिलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है, इंडियन सिटीजन्स के लिए है, ठीक है। तो आप इस बात से समझ गए होंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट है प्रमोशन रिजर्वेशन 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1995। इसमें कहने का मतलब है प्रमोशन। अच्छा, प्रमोशन में भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जाने के बाद जो प्रमोशन होता है उसमें भी रिजर्वेशन का राइट मिला हुआ है। वो जो रिजर्वेशन का राइट मिला है वो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 के तहत, 4A क्लॉज 4A के तहत वो प्रमोशन का राइट मिला हुआ है। इसमें एक फैक्ट है जानने के लिए कि इंदिरा साहनी का जो केस था 1992 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 9 जज की बेंच ने ये जजमेंट दिया था कि प्रमोशन में हम किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं देंगे। फिर उसको काउंटर करने के लिए संविधान पार्लियामेंट के द्वारा 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1995 में। इस अमेंडमेंट के द्वारा दोबारा से प्रमोशन में भी रिजर्वेशन को दोबारा से शुरू किया गया, ठीक है। तो ये है आपका आर्टिकल 16। लेकिन देखिए अब आपको मैं मोटे तौर पे बताता हूं, जो कि मोस्टली कंफ्यूजन रहता है कि 14, 15, 16 में क्या है। 14 में आपने देखा होगा कि हमने राइट टू इक्वलिटी देखा था कि लॉ के इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ, और 15 में हमने देखा था कि डिस्क्रिमिनेशन आप नहीं करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, रेजिडेंस, सेक्स एंड कास्ट, ठीक है। तो और 16 में डिसेंट और पीओबी ऐड हो गई। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो ये 16 जो आर्टिकल है ये एक सिर्फ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कर रहा है, इसका दायरा काफी कम है, ये स्पेसिफिक इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। लेकिन आर्टिकल 15 में थोड़ा सा जो वो दायरा है वो और बढ़ चुका है, उसमें आपका एजुकेशन भी आ गया है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी आ गए हैं, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट भी उसमें कवर है, ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 14 में सारी चीजें इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सब कुछ समान है, सब समान है, तो उसका दायरा और भी बड़ा है। इसको आप वेन डायग्राम से समझ सकते हो। अगर आपने आर्टिकल 16 को ये माना है तो आर्टिकल 15 ये रहेगा, आर्टिकल 14 ये रहेगा। मतलब सब में बात वही की गई है, राइट टू इक्वलिटी के बारे में, ठीक है। लेकिन दायरा सबका अलग अलग है, ठीक है। तो ये है 14, 15 एंड 16। आप इसको एक बार दोबारा से रिवाइज कीजिएगा, इसके फैक्ट्स को आप रिमेंबर याद करने की कोशिश कीजिए जो इसमें मेजर जजमेंट्स है, जैसे इंदिरा साहनी का केस हो गया, इसके अलावा एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, और फैकल्टी एसोसिएशन ऑफ एम्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये फैक्चुअल चीजें है, डेटा फैक्चुअल है, आप इसको पढ़िए। लेकिन बेसिक जो इसका कंसेप्ट है यही है कि आप
ये जो पॉइंट्स है उसके आधार पर आपको आर्टिकल 16 को डिस्क्राइब किया हुआ है। बात आपको बताना भूल गया, देखिए ये जो रिजर्वेशन का जो राइट है ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, आप इसको फंडामेंटल राइट नहीं बोल सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने सन 2012 में अपना जो स्टेट लेवल का जो एग्जाम होता है पीएस पब्लिक सर्विस एग्जाम, उसमें बिना किसी रिजर्वेशन के एससी एंड एसटी को उसमें उन्होंने एम्प्लॉयमेंट दिया था। तो जिसके अगेंस्ट केस भी हुआ था, तो उसमें जजमेंट आया था। तो जजमेंट में जजेस ने ये क्लियर किया कि रिजर्वेशन कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, ये आप वहाँ की जो पर्टिकुलर गवर्नमेंट है उसका डिस्क्रिशन है, उसके डिस्क्रिशन के वो अपनी डिस्क्रिशन पर वो अलाउ करेंगे कि रिजर्वेशन देना है कि नहीं देना है। लेकिन अगर आप रिजर्वेशन नहीं देते हो और कोर्ट में कोई पिटीशन डाली जाती है, तो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट को फैक्चुअल वहाँ पे जितना भी डेटा है वो डेटा कोर्ट के सामने पुटअप करना पड़ेगा कि ऐसी क्या स्थितियां रही है कि आपने रिजर्वेशन वहाँ पे नहीं दिया। अगर रिप्रेजेंटेशन एससी एसटी कम्युनिटीज को या बैकवर्ड क्लास को नहीं मिला हुआ है प्रॉपरली, और कोर्ट को ये लगता है कि उनका रिप्रेजेंटेशन पब्लिक सर्विसेज में प्रॉपरली नहीं है, इनएडिक्वेट है, तो आपको कोर्ट के द्वारा आदेश मिल सकता है कि आप इसमें रजिस्ट्रेशन दीजिए। लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट डेटा रखती है, उस डेटा के हिसाब से ऑलरेडी एससी एसटी और बैकवर्ड कम्युनिटीज को प्रॉपरली उसमें रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ है पब्लिक सर्विसेज में, तो ये स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो रिजर्वेशन अलाउ नहीं भी कर सकती है। तो इसमें आप ये नहीं कह सकते कि ये मेरा फंडामेंटल राइट है। हाँ ये है कि आपको प्रोविजन दिया हुआ है संविधान में, लेकिन ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। इसमें कोई भी कोर्ट मैंडेमस इसमें नहीं कर सकता है, ठीक है। इसमें कोई भी मैंडेमस ग्रांट नहीं की जा सकती है। मैंडेमस का मतलब है कि आप ऑर्डर दे रहे हो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए, कोर्ट के द्वारा ऑर्डर दिया जाता है अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए। और ड्यूटी कौन सी है? वो ड्यूटी जो कि आपको बाइंडिंग है। लेकिन रिजर्वेशन का कंसेप्ट कोई बाइंडिंग नहीं है गवर्नमेंट के ऊपर। अगर उनको इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है तो ही गवर्नमेंट उसमें एससी एसटी या बैकवर्ड क्लास को अपना रिजर्वेशन देगा, ठीक है। ये भी कंसेप्ट था इसमें जो कि आपको जानकारी में जरूर होना चाहिए, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।